नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और चीज़ों को लेके, समय को लेके, परिस्थितियों को लेकर आशान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की बेसिक सी समझ की बात करी थी हमने पिछली क्लास में कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, होता क्या है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। ठीक है, कितने तरीके की अर्थव्यवस्थाएं पूरे वैश्विक परिदृश्य में चलती है, जिसमें हम बेसिक सी 3 चीज़ें देखी थी: पूंजीवादी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था और मिश्रित इकोनॉमी। इनके बारे में बेसिक सी समझ की बात करी थी हमने पिछली क्लास में। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा क्या रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर जब अंग्रेज़ों का टाइम था, मतलब जब हम उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, उस समय पर अर्थव्यवस्था कैसे संचालित चल रही थी। आज़ादी के बाद हमने कौन से मॉडल अपनाया, किस दिशा में हमने अर्थव्यवस्था को लेके गए, वो सारी की सारी चीज़ें जो विकास यात्रा आज तक की अर्थव्यवस्था की है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। और वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अच्छा एक चीज़, दरअसल हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दरअसल ये एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है। डेवलपिंग सब्जेक्ट का मतलब है कि निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरे ह्यूमैनिटीज़ से सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग ये इसीलिए आता है क्योंकि ये निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे हमने कल बात करी थी कि समाज का जैसा परिदृश्य होगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था उसी के अनुरूप संचालित होगी, या वैसी ही अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाए जाते हैं अलग अलग में। जैसे अगर हम जनरली बात करें तो 1950 के आसपास की जो अर्थव्यवस्था थी और आज की जो अर्थव्यवस्था थी हमारी सेम ही है? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन कुछ और हो गई है, वो सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। इसीलिए मैं इसे एक डेवलपिंग सब्जेक्ट कह रहा हूँ। हम जब अर्थव्यवस्था में इसमें आगे चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो बेसिकली हम बहुत सारे आंकड़ों की भी बात करेंगे, बहुत सारे डेटा की भी बात करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन हमें इसे पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर पर फोकस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आज जो डेटा है इसमें वो अगले दिन ही इतिहास बन सकता है, वो सारी चीज़ें हमें देखते रहना पड़ेगा। दूसरा, अब जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे इस पूरी की अर्थव्यवस्था को, तो हम इसे थोड़ा एनालिटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी समझ विकसित करके विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। ऐसे ही सीधे सिद्धांत समझा दिए वो वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे जनरली समझो, हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप इसे 2 तरीके से यूज़ में ले सकते हो। एक तो यही कि जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी है, किसी भी एग्ज़ाम में आप इससे तैयारी करोगे धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं आने की, अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था की समझ कैसे बन सकती है हमारे बीच में, क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो लगभग ग्रेजुएट वर्ग ही है, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। ऐसा ज़रूरी केवल ये नहीं है कि ये बेसिकली कंपटीशन की तैयारी है, एक अर्थव्यवस्था की समझ कैसे विकसित हो सकती है, अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था हम कैसे समझ सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीति का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती है। आप अर्थव्यवस्था की जीरो जानकारी के बाद अपने देश का पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलती उसी सिस्टम से है। ठीक है, कहने का मतलब एक चीज़ में ये है, सार की बात करूँ मैं तो बेसिकली अर्थव्यवस्था ना ओनली सब्जेक्ट है, ये हमारे एक जीवन का पार्ट है, अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक के तहत देश में जीवन जिएंगे तो। ठीक है, तो थोड़ी समझ विकसित करने वाली बात हो जाएगी। ये चीज़ नहीं भूलना है कि ये डेवलपिंग सब्जेक्ट है, कैसे कैसे डेवलप हुआ वो हम अभी इसके अंतर्गत ही सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे। चलो वापस आते हैं। बहरहाल ये चीज़ देखो, जब हम इकोनॉमिक विकास की बात करते हैं
तो 1952 यूएनओ ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे देश के जितने भी राष्ट्र हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब है, एक तो अविकसित राष्ट्र थे, कुछ राष्ट्रों को अविकसित कहा गया कि ये अविकसित की कैटेगरी में आ जाएंगे, अंडर डेवलप्ड आ जाएंगे, कुछ विकासशील, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हो जाएंगी ये, और एक होता है विकसित। विकसित देश, ठीक है, मतलब इनमें इन्हें डिवाइड कर दिया था। विकसित राष्ट्रों की अगर हम अविकसित राष्ट्रों की बात करें तो कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे कंबोडिया हुआ, ठीक है, इसमें हम नॉर्थ कोरिया को भी लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लिए गए थे किसके, अविकसित राष्ट्र के। विकासशील देश में आप लोग समझते होंगे, एक तो भारत भी इसका उदाहरण है, ठीक, चीन भी इसका उदाहरण है, ये विकासशील देश में आते हैं। विकसित देश में ब्रिटेन, यूके, जापान, यूएसए, ये कुछ कंट्रीज आते हैं। मतलब यूएनओ ने 1952 में ही इन 3 आधारों पे, मतलब इन 3 मानकों पे देशों को विभाजित कर दिया था अर्थव्यवस्था को लेके, ठीक। इसमें कुछ मानक भी रखे थे, जैसे अविकसित राष्ट्रों के अंतर्गत क्या रखा था, 1005 ये डॉलर है से कम अगर किसी की राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल आय है, नेशनल आय अगर 1005 डॉलर से कम है तो उसको कैटेगराइज कर दिया था अविकसित देशों में। विकासशील देशों में ये जो मानक रखा गया था वो 1005 से लेके 12,275 डॉलर तक, अगर किसी की अर्थव्यवस्था इतनी है तो वो विकासशील देश के अंतर्गत आ गया था। और विकसित राष्ट्र के अंतर्गत मतलब इससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, किसी की अगर राष्ट्रीय आय इतने डॉलर है या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कंट्री किस में आ जाएगा, विकसित राष्ट्रों में। मतलब कहने का ये है कि यूएनओ ने 1952 में 3 विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्री, विकासशील देश डेवलपिंग कंट्री और विकसित देश डेवलप्ड कंट्री में बांट दिया गया था। और इनके मानक जो रखे थे वो ये रखे थे कि जिसकी इकोनॉमी या राष्ट्रीय आय इससे कम होगी तो वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, इसके बीच में किसी की राष्ट्रीय इनकम होगी तो वो यहाँ पे स्थित होंगे, और इससे ज़्यादा किसी की राष्ट्रीय आय होगी तो वो यहाँ पे होंगे। तो भारत अभी भी विकासशील देश में ही बना हुआ है, चीन विकसित की ओर चला गया है काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, समझो ये हमने समझा क्यों है, हम बात कर रहे थे आर्थिक विकास की, ठीक। तो इस समय तक का मतलब हो गया 1960 के आसपास तक भी आर्थिक विकास का मतलब जनरली ये लगाया जाता था कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, किसी देश की जीडीपी कितनी है, उसके आधार पे ही या उसी को कह देते उस देश का आर्थिक विकास, ठीक है। किसी की जीडीपी ठीक ठाक बढ़ेगी या किसी देश की राष्ट्रीय आय ठीक ठाक बढ़ेगी तो इसका मतलब है उसका आर्थिक विकास ठीक हो रहा है, यही मानक लिया गया था स्टार्टिंग में, ठीक। चीज़ें कैसे परिवर्तित हुई ये चीज़ें देखो। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, एक व्यक्ति हुए हैं भारत के, मतलब अर्थशास्त्री हुए हैं अमर्त्य सेन, इनका नाम आपने सुना ही होगा ठीक ठाक। तो 1980 के आसपास यहाँ से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। ये चीज़ याद रखना, अभी हम जो बात कर रहे हैं आर्थिक विकास को लेकर, आर्थिक विकास का मतलब हो गया कि किसी भी देश की जीडीपी कितने ग्रोथ कर रही है, ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय आय किस स्तर से बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब आर्थिक विकास हो रहा है। 1980 के आसपास एक नहीं, दरअसल 2 अर्थशास्त्री थे, एक तो अमर्त्य सेन, ये भारतीय थे, और दूसरे थे महबूब उल हक। महबूब उल हक ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है।
अब इन्होंने मिलके एक कंसेप्ट दिया, एक टर्म्स यूज़ की। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने मानव के विकास की बात सबसे पहले स्टार्टिंग करनी शुरू कर दी थी कि दरअसल जीडीपी बढ़ना, राष्ट्रीय आय बढ़ना कोई विकास नहीं होता। विकास तब होता है अगर हम मानव का विकास करना शुरू कर दें। तो इन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया था, वो किया था रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ, वास्तविक विकास। ठीक है, इस रियल ग्रोथ के अंतर्गत इन्होंने जो बात रखी, इन्होंने कहा कि देखो रियल ग्रोथ क्या होता है, जिसमें शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ, स्वास्थ्य को महत्व दिया जाएगा, को महत्व दिया जाएगा। जिस भी अर्थव्यवस्था में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जा रहा है, एक्चुअल में रियल ग्रोथ तो वही है। अगर आप अपनी जीडीपी केवल बढ़ाए जा रहे हो, पैसा बढ़ाए जा रहे हो, आर्थिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में, तो आप कैसे कह दोगे कि किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है वो विकास। तो यहाँ पे इन्होंने ये टर्म्स दिया था और इसी के लिए फिर अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज भी मिला था। वो लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत ही इन्हें मिला था, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ की टर्म्स को ही चेंज कर दिया था। इसके बाद इसमें थोड़ा और ग्रोथ हुआ। ठीक है, आगे चल के इसके जस्ट बाद ही अमर्त्य सेन ने और एक व्यक्ति और हुए हैं इनके साथ, अर्थशास्त्री हुए हैं, वे एक्टिविस्ट भी रहे हैं, जेन ड्रेज। ये इनका जन्म दरअसल ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में नहीं बेल्जियम में हुआ था, और फिर इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। तो इन्होंने मिलके जनरली दोनों ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये इन्होंने किताब लिखी थी, अमर्त्य सेन और जीन ड्रेस दोनों ने मिलकर इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें एक बढ़िया चीज़ जो एक कंसेप्ट दिया, ठीक है, एक अवधारणा प्रस्तुत करी। वो अवधारणा थी कैपेबिलिटी अप्रोच की। कैपेबिलिटी अप्रोच, ये अवधारणा के तहत इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो राष्ट्र होता है उसके क्या करना चाहिए, देश के लिए आर्थिक विकास के लिए क्या करना चाहिए कि एक राष्ट्र में ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिस वातावरण में लोग अपनी क्षमता को पहचान सके और उनका विकास कर सके। तो यहाँ पे लोगों की क्षमता पे बात जो करी थी वो कैपेबिलिटी अप्रोच के तहत करी थी। उसमें उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि देखो ये तो ऐसा हो जाएगा कि कोई गांव है, उस गांव में कोई स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर ला के रख दिए, लेकिन कंप्यूटरों का शिक्षण बच्चों को दिया ही नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये एग्जाम्पल दिया था। इसीलिए अर्थव्यवस्था में केवल उत्पादन करने से कुछ नहीं होगा, उस उत्पादन का यूज़ करना भी तो आना चाहिए नागरिकों को, उनके पास क्षमता भी तो होनी चाहिए, उनका ग्रोथ भी तो होनी चाहिए, तभी तो वास्तविक विकास सही से हो पाएगा। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच के तहत इन्होंने ये दिया था। ये काफ़ी फेमस रही थी पुस्तक, इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। दोनों ने मिलकर ये कंसेप्ट दिया था। और इसके बाद ही फिर एक कंसेप्ट आता है HDI वाला। इसके बाद ही यहाँ से ये कंसेप्ट आया HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था ने 1990 में UNDP HDI शुरू कर दिया था, इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने कहा कि देखो सही बात है, अगर हम अब विकास को जज करेंगे ना, तो वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के आधार पे जज करेंगे कि एक जो आदमी है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। देश की GDP बढ़ना एक दूसरी बात है, वो तो ऐसा भी हो सकता है पैसा किसी एक कोने में केंद्रित हो, पूरी जनता
पे ना पहुंच रहा हो, एक छोटे से समुदाय तक ही सिमट के रह गया हो, और लेकिन जीडीपी बढ़ेगी उससे, क्योंकि पैसा तो बन रहा है देश के अंदर, तो वो कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ तक आते आते ये एक कंसेप्ट स्थापित हो गया कि एचडीआई जनरेट करेंगे हम हर साल प्रत्येक देश का, उसमें देखेंगे कि लोगों की जीवन प्रत्याशा कैसी चल रही है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, हेल्थ, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। ये सारी चीज़ों को जज करने के बाद हम देखेंगे कि वास्तव में ग्रोथ कहाँ हो रही है, ठीक है, वहाँ से ग्रोथ की कैलकुलेट करने की कोशिश करी जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आते आते जो आर्थिक विकास का कंसेप्ट था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था, ठीक है। अब तक जो 1960-65 के आसपास तक चीज़ें केवल जीडीपी, राष्ट्रीय आय तक सीमित थी आर्थिक विकास को लेके, यहाँ पे आज तक उसमें गरीबी भी आ गई, बेरोजगारी भी आ गई, हेल्थ सेक्टर भी आ गया, शिक्षा भी आ गई। अगर इन सब का चहुमुखी विकास हो रहा है तभी हम कह सकते हैं कि आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ तक आते आते जो कंसेप्ट थे वे दो बन गए, एक तो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब समझ गए, ब्रॉड हो गया। और दूसरी जो धारणा आई वो आई इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ये याद रखनी है, ठीक है। आर्थिक विकास की बात करें तो इसका मतलब ये एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया जो अभी आया, जिसमें ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। आर्थिक वृद्धि का मतलब उस सेंस में है अब जिससे हम जीडीपी या राष्ट्रीय आय बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है ठीक ठाक स्तर पे, या जैसी भी थोड़ी भी बढ़ रही है, सीमित भी बढ़ रही है, तब भी हम कहेंगे कि हाँ वहाँ पर आर्थिक वृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगर इसके थोड़े से दोनों टर्म्स के अंतर को देखें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, कोशिश करते हैं इनमें अंतर करने की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब जनरली सबसे पहली चीज़ तो यही अंतर में हम कर सकते हैं इसमें कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक व्यापक धारणा है, ठीक। व्यापक धारणा का मतलब है कि इसमें लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी विकास को कैलकुलेट करके चीज़ों को देखा जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत ये एक संकीर्ण धारणा है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेट करेंगे जीडीपी, राष्ट्रीय आय, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझने की कोशिश कर सकते हैं हम यहाँ कि अगर ये व्यापक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें समाहित हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास, इन सब की बात हो रही है, तो हम कौन सी चीज़ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? जनरली इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जीडीपी मतलब कैलकुलेट आसानी से हो जाएगी। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा मामला हो जाएगा ना। सामाजिक विकास कितना हुआ, किसका हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक अंतर देखना चाहे तो एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आर्थिक विकास है, ये जनरली सोचो जरा थोड़ा सा, अब मेरे को ये बताओ कि आर्थिक विकास क्या बिना आर्थिक वृद्धि के प्राप्त किया जा सकता है? मतलब देश की जीडीपी बढ़ ही नहीं रही है, आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है, राष्ट्रीय इनकम बढ़ नहीं रही है, तो क्या आर्थिक विकास होगा? नहीं होगा। तो इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि बिना आर्थिक वृद्धि के, आर्थिक समृद्धि के, इकोनॉमिक ग्रोथ के हम आर्थिक विकास को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना आर्थिक विकास के हम आर्थिक समृद्धि कर सकते हैं, आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी चीज यही है कि ये वाली जो समस्या है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, ये या तो विकासशील देश की है, विकासशील देश और अविकसित देश,
इन देशों की ये प्रमुख समस्या है, ठीक है। क्योंकि भाई विकासशील देश जो होंगे, विकासशील देश में क्या होता है, गरीबी क्या ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, बेरोजगारी क्या ख़त्म हो जाती है बिल्कुल नहीं, बल्कि धूमधाम से ठीक ठाक स्तर पर रहती है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए तो हमें आर्थिक विकास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हेल्थ की भी बात करेंगे, जिसमें एजुकेशन की भी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ। क्योंकि और जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश में क्या है कि ये पहले से ही चीज़ें परिपूर्ण रहती हैं, इतने बड़े स्तर पर चीज़ें नहीं चलती, तो उनकी चिंता का जो विषय होता है, उनकी चिंता का विषय होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक अंतर है कि जनरली यहाँ पे ये चीज़ पर फोकस करते हैं, वहाँ उस चीज़ पर फोकस करते हैं, ठीक। अगला एक अंतर फिर ये ले सकते हैं कि ये आसानी से प्राप्य नहीं है। प्राप्य का मतलब आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। इकोनॉमिक ग्रोथ अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इसमें एक अंतर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर ये भी एक जनरली हो जाएगा। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, विकास के अंतर्गत बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास में गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, केवल और केवल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ इन दोनों का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में एक छोटा सा अंतर था जो समझना था, क्योंकि आगे हम पूरी इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, तो समझ में आना चाहिए कि अगर हम आर्थिक विकास कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि दोनों की दोनों सेम टर्म नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है, जनरली इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मेरे को ये क्लियर करनी थी आगे के विकास से पहले। अब देखेंगे हम अपनी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा की बात करेंगे, ये जो पॉइंट है, तो इसमें जनरली हम क्या बात करेंगे, इसमें जनरली यही चीज़ क्या डिस्कशन करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था जब से स्टार्टिंग हुई देश के अंदर, तब से लेके, तब से तो पता नहीं, वो तो प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन हम आधुनिक काल की बात करेंगे, मतलब अंग्रेजों के समय के आसपास से कैसा हिसाब बना, तब से लेके आज तक की इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे रही है। अंग्रेजों के समय में कैसी थी, जब हम आज़ाद हो गए तो हमने कौन से मॉडल अपनाए तो उनका मतलब प्रभाव क्या रहा देश के अर्थव्यवस्था पे, कौन सी चीज़ें ऐसी रही जिनका नेगेटिव प्रभाव पड़ा, कौन सी चीज़ें ऐसी रही जिसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें उदारीकरण करना पड़ा, क्या उदारीकरण ठीक था या नहीं था, उदारीकरण के बाद की नीति कैसी थी, अब हमारी अर्थव्यवस्था किस पटरी पे चल रही है। ये सारा का सारा विकास ही दरअसल आर्थिक विकास होता है। और अगर हमें आज के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करनी है तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी का नहीं समझ लेंगे कि कैसे कैसे क्रम से हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई है, कैसे कैसे करके हम आज तक पहुँचे हैं, तो डिस्कशन अगर कभी करना चाह रहे हो, कोई विश्लेषण करना चाह रहे हो चीज़ों का, तो वो नहीं हो पाने का, ठीक है। कोई भी हमें विश्लेषण करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि विश्लेषण से ही चीज़ें का निष्कर्ष निकलता है। कहीं बात करनी है, फैक्ट के साथ बात करनी पड़ती है स्टूडेंट को, मतलब ठीक ठाक स्तर पे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहीं से समझ में आएगी जब हम अपनी अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा पढ़ लेंगे, कैसे कैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। देख लेते हैं इसे। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ तो नहीं, पर एक पूरा का पूरा परिदृश्य हम समझने की कोशिश करेंगे कि नीतियों का प्रभाव कैसे पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पे, चीज़ें चली कैसी हैं एक्चुअल में। तो हम इसको चरणों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे अगर ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड देखें तो इसको हम पहले चरण में ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था देख लेंगे कि ब्रिटिश काल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही है।
ठीक है। दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता से नेहरू युग तक भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1947 से लेके 1965 का टाइम पीरियड कि इस बीच में अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो करी है, कौन सी नीति आई, क्या हुआ, प्रभाव क्या रहा, वो सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद डिवाइड कर देते हैं इंदिरा युग से लेके उदारीकरण से पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1965 से लेकर 1990 तक। और यहाँ पे फिर अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मोड़ आएगा जो उदारीकरण, इसको देखेंगे। उदारीकरण और इसके प्रभाव क्या रहे, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और फिर बचता है उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स में कवर करेंगे हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे कैसे मूव कर रही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्वतंत्रता से नेहरू युग तक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चली, इंदिरा युग से उदारीकरण से पूर्व तक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी करी, क्या नीतियाँ रहीं, कैसे कैसे चीज़ें चली, उदारीकरण कैसा रहा, उदारीकरण का प्रभाव क्या रहा। ठीक है, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा, उद्योग सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा, सेवा सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि हम उद्योग से कृषि से सीधे सेवा सेक्टर में गए, क्रम से विकास नहीं करा, जबकि बीच में इंडस्ट्री वाला हमारा वैक्यूम रह गया, इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों नहीं हुआ वहाँ पे। ये सारी की सारी चीज़ कवर करेंगे इसमें। ठीक है, उदारीकरण के बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही, ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम बेसिकली सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये इसे मतलब क्रम से पढ़ेंगे एक एक करके। देखो, ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दरअसल अंग्रेज जो भारत में आए, पहले हमारी इकोनॉमी चल रही थी, हस्त उद्योग ठीक ठाक चल रहे थे, ठीक है, शिल्पकारी ठीक ठाक चलती थी, कृषि हिसाब से चलती थी, तो इन सब चीज़ों से मिलने से ही हमारी अर्थव्यवस्था बनी हुई थी। अब अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 में व्यापार के उद्देश्य से, ये भी इकोनॉमिक गतिविधि के आशय से ही भारत में आए थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए, ठीक, और उसके बाद व्यापारिक कंपनी के रूप में व्यापार करने ही आए थे जनरली। बाद में ये यहाँ की राजनीतिक सत्ता के मालिक भी बन के बैठे। तो भारत में इन्होंने भारत के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी जिसे पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। उसके बाद अगला जो युद्ध भारत में हुआ था इनका 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जो हुआ था। और इसी युद्ध को माना जाता है कि यहाँ से ही अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित हो गए थे भारत में। ठीक,
इसी के पैरेलल यूरोप में क्या हो रहा था, लगभग 1760 के आसपास वहाँ पे होती है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये एक बड़ा मूवमेंट रहा है पूरे के पूरे इतिहास में। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से होती है, ब्रिटेन से होती है औद्योगिक क्रांति 1760 में। अब इसे कंपेयर करना थोड़ा सा, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीत के अंग्रेज यहाँ के पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण अपने अंदर कर चुके थे, मतलब यहाँ के राजनीतिज्ञ बन चुके थे, यहाँ के पूरे शासन की बागडोर खुद संभालने वाले बन गए थे। कहने का मतलब ऐसे कह लो कि भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन चुका था। ब्रिटेन में 1760 में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है, देखो जनरली समझो, क्रांति का मतलब होता है एकदम से चीज़ों का चेंज हो जाना। ठीक है, हम हरित क्रांति पढ़ेंगे। हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ कि कृषि के क्षेत्र में एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, तो वही वाली चीज़ है। यहाँ पे हम औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हैं। क्रांति का मतलब है चीज़ों का एकदम से परिवर्तित हो जाना। परिवर्तन कहाँ हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री वगैरह, मशीनीकरण वाला दौर आ गया। इससे पहले जो चीज़ें चलती थी वो हस्तशिल्प से चीज़ें बनती थी। ठीक है, कुटीर उद्योग से चीज़ें बनाई जा रही थी। कृषि अर्थव्यवस्था में खाने पीने की चीज़ें ऐसी यूज़ हो रही थी। अब औद्योगिक क्रांति आ गई, क्योंकि तो सीधी सी बात है कि वो वाला दौर खत्म हो गया और मशीनीकरण वाला दौर आ गया। अब मशीनें बहुतायत में चीज़ें बनाने लगी। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज बनने लगी। ठीक है, और जो चीज़ें, अब आप एक चीज़ बताओ, अगर हम हाथ से कुछ चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं और मशीनों से कुछ चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, तो जनरली किससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मशीनों से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। किसी चीज़ से तो प्रोडक्शन करेंगे, तो रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। अब क्या हुआ, ब्रिटेन को अगर हम देखें तो ब्रिटेन संसाधनों से इतना ज़्यादा परिपूर्ण नहीं है। तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू होगी, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उस रॉ मटेरियल के लिए उसने पूरे विश्व में मतलब देखा, अपनी कॉलोनियों को देखा, कौन कौन सी कॉलोनी है, वहाँ से चीज़ें लेनी शुरू कर दी। भारत में ये स्थापित हो चुके थे पूरी तरीके से। स्थापित होने के बाद इन्होंने क्या करा, भारत को अपने कॉलोनी के रूप में कच्चे माल से ब्रिटेन, मतलब कच्चे माल को भारत से ब्रिटेन ले जाने लगे। क्यों ले जाने लगे, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई थी, उन्हें ज़रूरत थी। अगर उन्हें अपना कपड़े की मशीन लगानी है, कपड़े बनाने हैं ठीक ठाक स्तर पे, तो भारत में आए, किसानों पे दबाव डाला, कपास ज़बरदस्ती उगवाया और उस कपास को कहाँ लेके चले गए, यहाँ ले गए, कपड़े बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आए, किसानों पे प्रेशर डाला, नील की खेती करवाई, क्योंकि कपड़ों में कलर भी तो चाहिए। ये नील कहाँ पे चला गया, यूके में चला गया। कपड़े बने, अच्छे तरीके से तैयार हुए, ये कपड़े वापस किस बाज़ार में आए। अब समझो, इन्हें रॉ मटेरियल मिल गया भारत से। रॉ मटेरियल मिलने के बाद जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन भी तो बहुत ज़्यादा होगा। वो प्रोडक्शन क्या यूके की या ब्रिटेन की मार्केट में खपत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसे एक मार्केट की भी ज़रूरत थी, बाज़ार की भी ज़रूरत थी। अब वो उस बाज़ार के रूप में उसने किसे चुना, फिर वापस यहाँ पे ले आए। मतलब भारत के संसाधनों का यूज़ करके, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो कृषि संसाधन हो, चाहे वो खनन वाला सेक्टर हो, इन सब का यूज़ करके कच्चा माल ब्रिटेन लेके गए, तैयार माल को कहाँ पे, भारत में लेके आए। अब भारत में जो इंडस्ट्री उद्योग चल रहे थे, वे हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है, काश्तकारी उद्योग, मतलब काम चल रहा था, वो क्या पनप पाएगा, क्या वो कंपटीशन ले पाएंगे। भारत के जो कुटीर उद्योग हुए, हस्तशिल्प उद्योग हुए, वे इनके जो मशीन से बनी हुई चीज़ भारत के बाज़ार में बारी है, इनकी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो भारत का ये उद्योग जो सेक्टर था, हस्तशिल्प उद्योग था, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो इस औद्योगिक क्रांति का भारत पे जो प्रभाव पड़ा, वो ठीक ठाक स्तर पे ये पड़ा कि भारत के किसान पूरी तरह से तबाह हो गए। क्यों, क्योंकि अब से पहले वे खाने पीने की चीज़ें उगा रहे थे, उसका बेच भी देते थे और उससे अपना काम भी चला लेते थे खाने पीने का। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म करके इन्होंने व्यावसायिक कृषि में काम करवाना शुरू कर दिया। कपास उगाओ, नील उगाओ, ये जूट की खेती करो, इसकी खेती करो। अब किसानों के पास खाने का क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो वे दूसरों को क्या देंगे, इतना कुछ भी नहीं बच रहा। इसीलिए कहते हैं कि किसानों का शोषण शुरू हो गया था।
ठीक है। अब क्योंकि बाजार में ऐसी हालत हो गई थी कि जो भारत के उद्योग थे छोटे छोटे, वे सारी पूरी तरह से तबाह हो गए थे, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट पे किसका एकाधिकार हो गया था, इनका एकाधिकार हो गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में जाके जो उद्योग सेक्टर था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया था, और यहाँ से शोषण की बहुत कैडी वाली धारणा भारत के अंदर चली। शोषण ठीक ठाक स्तर पे, धूमधाम स्तर पे जितना ये निचोड़ सकते थे वो सब इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित हुई भारत में इन सब चीज़ों से। अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं आपको, तो जनरली 1750 के आसपास, 1750 के आसपास भारत का मैन्युफैक्चर सेक्टर में जो योगदान था वो था 25%, ठीक है। और 1900 में ये रह गया था 2%। अब देखो कितना अंतर था, ठीक है। इसकी एक सारणी बनवा देता हूँ मैं, वो बना लो। चीन को भी ले लेते हैं, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है और इससे हमेशा कंपैरिजन करते ही हैं किसी न किसी चीज़ में, ठीक है। भारत का 1750 में जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चर में परसेंटेज था वो था 25%, ठीक। 1900 में जाके वो रह गया 2%। अब वो किसकी देना आप लोग समझ सकते हो। 2015 में भी हमने कोई तीर नहीं मार लिए, 1900 में जो सिस्टम था वही 2% का 2% ही बना रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी इकोनॉमी ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। 1947 में तो अंग्रेज चले गए थे ना भाई, 50 मतलब लगभग 65 साल के आसपास तो हमारे पास टाइम था, लेकिन फिर भी इकोनॉमी ने हमने कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं करा, 2% का 2% ही बना रहा। आज भी हम लगभग 2-2.5% ही योगदान रखते हैं वर्ल्ड मैन्युफैक्चर में। ब्रिटेन 2% था इसका खुद का प्रोडक्शन 1750 के आसपास, ठीक। 1900 में जाके वो हो गया 24%। और अगर 2015 में देखें तो इसका प्रोडक्शन है लगभग 17%, मैन्युफैक्चर में इसका जो योगदान है वो 17% के आसपास। चीन का 1750 में था 33% योगदान, 1950 में इसका जो योगदान रहा वो रहा 6%, लेकिन 2015 में इसका जो परसेंटेज बना वो था 23% के आसपास। ये एक सारणी है, इसमें समझ सकते हो कि चीन ने कितना ज़्यादा ग्रो करा है। 6% से लेकर 23% तक का रास्ता उसने तय करा है इस बीच के टाइम पीरियड में। और ये भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ, चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो ओपन डोर पॉलिसी वाला सिस्टम अपनाया वो 1980 के आसपास से अपनाया, और इसने इसके बाद ही चीज़ों को करना शुरू करा। देखो एक चीज़ समझो, अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मूव करना है, तेज़ी से ग्रो करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस संसाधन की ज़रूरत पड़ती है वो है ह्यूमन, मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर समझो किसी देश में हम संसाधन की बात कर रहे हैं, मानव संसाधन की, और वहाँ के शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है, मतलब लोगों में ना तो इनोवेशन करने की कुछ चीज़ है, ना इतना शिक्षा एजुकेशन बिल्कुल बेकार है, और हेल्थ तो और भी बेकार है, तो क्या वहाँ पे अर्थव्यवस्था बूम करेगी? नहीं करेगी। अगर मानव ही काम करने वाले ही अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, शिक्षा का एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं होगा, तो जनरल सी बात है वहाँ की इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा बूम नहीं करेगी। चाइना ने क्या करा, 1970 के आसपास तक उसने 10 साल तक सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा लगाया, सबसे ज़्यादा जो पूंजी लगाई, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी, वो 2 चीज़ों पे लगाई। एक तो लोगों की हेल्थ सुधारी 10 साल तक, और लोगों का एजुकेशन स्तर अच्छा करा। और ये इसमें निवेश करने के बाद उसके रिजल्ट जो उसे मिले वो मतलब अविश्वसनीय थे, खतरनाक वाले थे।
वहाँ पे समझ सकते हैं उसने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक स्तर पे चलाया। इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन, अगर ये दो चीज़ ठीक है तो उससे सामाजिक सुरक्षा भी बनी रहेगी, ये दो चीज़ ठीक है तो उससे अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक पटरी पे चलेगी। मतलब एक कंप्लीट सोसाइटी जो बोल सकते हैं हम कि अच्छी सोसाइटी, वो इन दो सेक्टर में निवेश करने से बनेगी। इसीलिए कहा जाता है, आप बजट में भी अक्सर सुनते होंगे कि इस हेल्थ में केवल इतना ही पैसा खर्च हो रहा है, एजुकेशन में केवल इतना ही हो रहा है। उसका मेन कारण यही है, क्योंकि ये हम रीढ़ मान सकते हैं एक समाज की जो चीज़ों को सही से संचालित करने में कारगर सिद्ध होगी। तो अभी इसे यहीं रोकते हैं, आगे की चीज़ें फिर अगली क्लास में देख लेंगे।